हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति मैम और आज हम जनवरी के इलेक्ट्रोस्टैट्स के सारे पीवाईक्यूज देखते हैं। बहुत हाई वेटेड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, सो इफ यू हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, लेट्स चेक द लेवल ऑफ पीवाईक्यूज आस्क्ड इन जनवरी। और अगले सेशन में ऑब्वियसली बच्चों की तैयारी ज़्यादा होती है, तो इससे थोड़ा प्लस लेवल हम एक्सपेक्ट करके चले तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। चलिए बारी बारी से सारे सवाल देखते हैं जो इस बार आए हैं। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट्स अपन को आइडेंटिफाई करने हैं। पहला कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्ड क्लोज्ड लूप्स। नहीं जी, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि अपन ईएमआई में पढ़ते हैं, जो कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण अराइज होता है, वो क्लोज्ड लूप बनाता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये जो तुम्हारा रेगुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज लूप नहीं बनाता। तो जब तक इंड्यूस्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, हम रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मान के ही चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम अ चार्ज विच इज ग्रेटर देन जीरो। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है, हमने पढ़ा है। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म में तो तुमने देख ही लिया। ग्रेविटेशन में भी ये बात वैलिड होती है, जहाँ भी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है वहीं हम गॉस लॉ की बात कर सकते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहा। अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हारा क्लोज पाथ है तो वर्क डन तो ज़ीरो है, क्योंकि रेगुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तुम्हारा वो कंजर्वेटिव है, अपन को पता है बच्चों। मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कूलम्स फोर्स मस्ट टेक प्लेस इन अ प्लेन। प्लेन का ओरिएंटेशन कैसा भी हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं ज़रूरी है, ऐसा 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 कैसा भी ओरिएंटेशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है उसके बीच अगर कोई एंगल है, जो भी फोर्स आएगा किसी एंगल पे भी आ सकता है, तो मोशन हैपन्स इन अ प्लेन। ये भी बात सही है। यहाँ ध्यान ये देना कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही है। अब अपना ए गलत है, बी सी डी ई सब सही है। देखो जेईमेन कितना चालाक है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट को इस तरीके से पूछ लेता है वो, सिंगल ऑप्शन बना के। चलिए ये बेसिक सी बात है बिल्कुल। 2 पॉइंट चार्ज है, 1 नैनोकूलम एंड 2 नैनोकूलम प्लेस्ड एट द 2 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर साइड का इक्विलैटरल ट्राइंगल है। एक तीसरे चार्ज को तुम इन्फिनिटी से, जहाँ पोटेंशियल ज़ीरो था, तीसरे कॉर्नर पे ले आए, 3 नैनोकूलम चार्ज को लेके आए हो, और वर्क डन बताना है माइक्रो जूल्स में। ठीक है, सो वर्क डन बाय एजेंट कैसे बताते हैं? क्यू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसलिए ज़ीरो लिया है क्योंकि वो इन्फिनिटी पे था। अब 3 नैनोकूलम अपन ने वैल्यू डाल दी, फिर दोनों के कारण पोटेंशियल लिखा Q1 बाय R1, Q2 बाय R2, फिर Q1 लिख दिया, Q2, R1, R2 सब लिख के अपन ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियाँ एग्जाम में कर देते हैं, करी भी है कई बच्चों ने। ये बड़ा दर्दनाक होता है यार, सारा कॉन्सेप्ट आता है, कैलकुलेट भी किया, सब किया, और 10 की पावर नहीं देखी। ये दिस इज़ वेरी वेरी सैड। उसने माइक्रो जूल बोला है, 10 की पावर -6 जूल्स में आपको बताना है 2.7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए यहाँ कोई नई बात नहीं है, यहाँ मतलब बिल्कुल बस ये टेम्परामेंट चेक करने वाला क्वेश्चन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये काम हमें नहीं करना, कोई नई गलती करो यार। चलो, अब यहाँ ये कहा गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू AR³ प्लस B के हिसाब से वेरी कर रहा है। चार्ज एनक्लोज्ड बताना है। देखो दिमाग डॉट्स कनेक्ट कर लेता है, V दिया हुआ है तो आप फील्ड निकाल सकते हो, फील्ड से आप फ्लक्स, फ्लक्स से थॉट प्रोसेस ही होने वाला है
V से माइनस dV/dr लिख के फील्ड निकालना, फिर फ्लक्स निकालना, फिर गॉस लॉ से चार्ज एनक्लोज्ड निकालना। ये फर्स्ट टाइम बच्चों को समझ आ जाता है, ये बच्चे कर लेते हैं। फिर अटक जाते हैं यहाँ पे कि यार एरिया वेक्टर तो हर तरफ अलग डायरेक्शन में है, तो क्या हुआ, ई भी तो रेडियली आउटवर्ड है। यस, अब ई डॉट डी ए आप करोगे तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr² और ये 3ar²। इज इट ओके? माइनस क्यों आ रहा है बेटा जी? ये माइनस का आप देखो ज़रा, ये -r² और यहाँ पे r कैप, जो r कैप होता है ना वो रेडियली आउटवर्ड होता है, -r कैप इज इनवर्ड्स। एरिया वेक्टर आपका रेडियली आउटवर्ड है और फील्ड आपका ऐसा है, तो जब आप डॉट लोगे तो यू विल गेट दैट माइनस अलोंग। ठीक है जी, ये बात थोड़ी समझने की है। तो -12πar⁴ होता है। इनको सवाल मज़ेदार बनाना होता तो +12 भी एक ऑप्शन दे देते हैं, जो कि गलत होता। तो ये छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ का हमें ध्यान रखना है। और फिर चार्ज एनक्लोज के लिए ε0 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, यूनिट रेडियस बोला है तो r⁴ की जगह हम 1 लिख देंगे और चार्ज एनक्लोज्ड अपना आ जाएगा 12 - 12πa∈0। तो अल्फा पाई ε0 का जो कोफिशिएंट है वो -12 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बिल्कुल कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन चेक किया हुआ है। 3 कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स है। कंडक्टिंग शेल्स, तुम बोलोगे मैम ये सब सोचना पड़ेगा क्या? यहाँ -Q1 इंड्यूस हो रहा है, यहाँ +Q1 आया, यहाँ -Q1 + Q2 माइनस ऑफ होल, ये आया और यहाँ ऐसे आया। ये सोचो या नहीं सोचो बेटा फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखो अभी भी नेट चार्ज आपका यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3 दिख रहा है। थिन शेल है ना वो, तो अंदर बाहर का रेडियस तुम्हारा बराबर ही है। अब पोटेंशियल एट ए अगर हमें लिखना है तो ए पे लिखते हैं तीनों के कारण। पोटेंशियल एट ए सबसे बाहर वाले के अंदर है वो, तो KQ3/C के Q2 वाले के भी अंदर है, तो अंदर के लिए KQ2/B हो जाएगा और A का सरफेस है। अच्छा जी, ये ऑप्शन हमें दिख रहा है। A में, B में तो नहीं दिख रहा और C में भी नहीं दिख रहा, ये तो हमने रूल आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखना है B पर और C पर। C वाला भी देखो दोनों में सेम है, तो B पे देखेंगे अपना काम बन जाएगा। A के बाहर है, B का सरफेस है और C के अंदर है। तीनों का कॉन्सेप्ट सही लगाना है। A के बाहर है तो K, पहले तो B का सरफेस का लिख लिया, Q2/B। A के बाहर है तो KQ1/R, कितनी दूरी है वो दूरी है B ओनली। और Q3 के अंदर है तो Q3 का ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा अपना। ठीक है जी, तो सही ऑप्शन हमें जो दिख रहा है वो D दिख रहा है यहाँ पर। बस फॉर्मूला ठीक से अप्लाई करना है। इनसाइड के लिए KQ/R, जहाँ R रेडियस है। आउटसाइड, इनसाइड या सरफेस दोनों के लिए वैलिड है। और आउटसाइड के लिए क्या लिखना है? KQ/R, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। ये बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं जो कि आपका एग्जाम में बहुत टाइम सेव करने वाली है। देखो, +2Q +3Q -4Q, कई बच्चे सोचते हैं कि इसको हम छोटे छोटे डाइपोल्स में ब्रेक कर लें और फिर बना लें, तो ये ब्रेकिंग में ना बड़ा टाइम लग जाता है और हर बार ये जो चार्जेस है ये ऐसे होते भी नहीं है कि वो किसी डाइपोल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो सके। तो ये कॉलेज में ग्रिफिथ्स करके एक बुक चलती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की,
उसमें ये बात बताई जाती कि कैसा भी आपका रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर आपको नेट डाइपोल मोमेंट बताना है तो आपको सारे चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स अगर पता है तो आप नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे बना सकते हैं Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस, ऐसे करते करते सबके लिए जोड़ दीजिए। इससे ये सवाल बहुत आसान हो जाता है अगर आपको ये टिप पता है तो बस सारे चार्जेस लिखिए। 2Q आपका कहाँ पे है, -3A J कैप पर है। 3Q कहाँ पर है, 2A I कैप पर है। -4Q कहाँ पर है, -2A I कैप पर है। यस और नो? तो अब आप ये सारा लिख दो और रिजल्टेंट आंसर आ गया आपके पास, 2QA 7I कैप -3J कैप। This is a very important tip, you must know this। चलिए, अब यहाँ भी सिंपल सी बात, दो डाइपोल मोमेंट अरेंज कर दिए गए और दोनों का ओरिएंटेशन आपको दिखा दिया गया, ए और बी का। ए के चार्जेस 2 माइक्रोकूलम के हैं और इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है। बी के चार्जेस 4 माइक्रोकूलम के हैं, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और इनके सेंटर्स के बीच की लेंथ 80 दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है इस दोनों के सेंटर्स की लाइन ज्वाइनिंग के मिड पॉइंट पर। तो आपको पता है कि इसके कारण आपका फील्ड इस तरफ होगा और इस डाइपोल के कारण डाइपोल के ऑपोजिट सेंस में होगा। अब E1 वाला मैग्नीट्यूड E2 वाला मैग्नीट्यूड लिखना है और रिजल्टेंट लेना है। जब आपका ये लाइन इक्वेटोरियल है तो यहाँ आप लिखेंगे KP/R3 2KP/R3 और यहाँ आप लिखेंगे KP/R3। यहाँ अगर मैं इसको P1 बोलूँ तो यहाँ P1 लेना है, इसको P2 बोले तो यहाँ P2 लेना है। बस सारी वैल्यूज डाल के बिना कैलकुलेशन एरर करे आपको सॉल्व करना है। P1 आपका 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 सेंटीमीटर, भाई Q इंटू लेंथ बिटवीन द टू लिखते हैं ना, और यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम इंटू 1 सेंटीमीटर करना है हमें। तो हमें नेट फील्ड जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे आ जाएगा, बस कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है। 9/16√2 इंटू 10⁻⁴ सी द ऑप्शंस आर डिफरिंग इन 10 टू द पावर। तो बस ये सारी गलतियां आप ना करिए तो आपका प्रोस्पेक्टिव स्कोर बढ़ जाता है। जेई आपका टेम्परामेंट भी चेक करता है कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ। चलिए, अब यहाँ दिया हुआ है दो चार्जेस रखे हुए हैं एक्सटर्नल फील्ड में, तो आपको पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 बोल दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बतानी है माय डियर्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल फील्ड में है पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की इंटरेक्शन के अलावा एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बतानी होगी। यस और नो? तो Q1 V1 प्लस Q2 V2, भाई जहाँ भी रखा है वहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो। और K Q1 Q2/R ये तीनों टर्म्स लिखने हैं। उस जगह की पोटेंशियल कैसे आएगी, आपको पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन आता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ E.dr। इन्फिनिटी से R तक लाए हो तो वो लिमिट डालेंगे। जब ये लिमिट डालोगे सॉल्व करोगे A/R आ जाएगा, सारी वैल्यूज डाल दोगे एकदम सीधे सीधे अपना आंसर आ जाएगा बिना किसी ट्विस्ट के। ध्यान इस सवाल में ये रखना है एक्सटर्नल फील्ड में तुमने रखा है चार्ज तो उसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी और सिस्टम की भी लिखनी होगी। चलिए, अब यहाँ नेट फ्लक्स बताना है। जब भी अपना चार्ज कॉर्नर पे होता है तो 1/8 फ्लक्स लिंक होता है क्यूब के साथ, क्योंकि आप 8 ऐसे क्यूब्स अरेंज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्टैंडर्ड सी बात है, अपन सबने पढ़ी होती है कि फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज प्लेस्ड एट द कॉर्नर। अगर कॉर्नर पे आपने चार्ज रखा है तो फ्लक्स लिंक्ड विद क्यूब हो जाता है Q/8ε0, है ना। और अगर आपने फेस पर चार्ज रखा है तो
आधा इस तरफ आधा इस तरफ फ्लक्स लिंक होता है, फ्लक्स लिंक्ड विद द फेस हो जाएगा क्यू डैश के कारण, क्यू डैश बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इफ वी अप्लाई बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन दिस क्वेश्चन, तो 2q के कारण 1/8 फ्लक्स गया और q के कारण आधा फ्लक्स गया। ये आपका आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट 2q प्लस 4q, 6q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए या 3q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट कह लीजिए। ठीक है, 3q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 चार्जेस हमने रख दिए हैं और आप सेंटर पर फील्ड बताएं और पोटेंशियल बताएं। तो सेंटर पे तो सारे r दूरी पर रखे हुए हैं, ऑल द चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r। स्केलर बात है तो पोटेंशियल तो सीधी बात है 5kq बाय r आ जाएगा। फील्ड के लिए वेक्टर्स की बात याद करिए दोस्तों कि अगर इक्वल वेक्टर्स है ना, देखो सबके कारण फील्ड जो है वो अवे है, पॉजिटिव चार्जेस है, इसके कारण फील्ड इधर आएगा ऐसे, और इन सब का मैग्नीट्यूड बराबर होने वाला है। इफ इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच में इक्वल एंगल्स होते हैं, मतलब अगर n वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड इक्वली, अगर वो इक्वली इंक्लाइंड है एट 360 डिग्री बाय n, जो कि रेगुलर पेंटागन है, ऐसा होने ही वाला है ना। 360 बाय 5 72 डिग्री पे ये सारे इंक्लाइंड है, कोई भी दो के बीच एंगल सेम आने वाला है। देन उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है, देयर रिजल्टेंट बिकम्स 0। सो हियर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। E net is 0 and V net is 5kq by r my dears। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 छोटे बबल्स हैं जो कि मिलके एक बड़ा बबल बन गए, तो चार्ज कंजर्वेशन करेंगे तो चार्ज तो 3 गुना हो जाएगा फाइनल वाले में, इसको Q फाइनल बोल देते हैं। और वॉल्यूम कंजर्वेशन करें तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स हो गया। छोटे वाले का रेडियस छोटा आर बोल देते हैं, बड़े वाले का रेडियस बड़ा आर बोल देते हैं। अब रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन इनिशियल बबल एट वी आई बाई वी एफ ये बोला, तो के क्यू आई बाय आर, छोटा आर था पहले, और वी एफ हो जाएगा के क्यू एफ बाय बड़ा आर। तो क्यू आई बाई क्यू एफ, क्यू आई यहाँ देखो आप, क्यू आई बाई क्यू एफ आपको 1/3 मिल रहा है। यस और नो, के तो गया, के तो कट गया, दिस इज 1/3 एंड r by r is 3 to the power 1/3. Here I put 3 to the power 1/3. I get 1/3 to the power 2/3. ऐसे बड़े स्टैंडर्ड पैटर्न है। ऐसा सवाल जेईई मेन कभी सरफेस टेंशन के साथ पूछ लेता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ पूछ लेता है, तो ये काम आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन वाला करना आना चाहिए। बड़ा उनका पॉपुलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। नो सी ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर अवेलेबल। अगर कोई बच्चा वी एफ बाई वी आई निकाल देता तो उसका आंसर गलत हो जाता। यही छोटी 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 बातों को हमें एनालाइज करना है, इनका ध्यान रखना है अपने एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर नेट फील्ड आपसे पूछा गया है। देखो जी, यहाँ समझने वाली बात देखो कि इस चार्ज के कारण फील्ड और इसके कारण फील्ड कैंसिल हो जाएगा। डायमेट्रिकली अपोजिट चार्जेस के कारण फील्ड हुआ कैंसिल। अब जो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू है ना, इनका फील्ड एड अप होने वाला है। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू का फील्ड एड अप होने वाला है। माइनस क्यू का फील्ड गया इस तरफ और प्लस क्यू का फील्ड भी गया इस तरफ। ठीक है, मैग्नीट्यूड हमें पता है
और यूनिट वेक्टर लिखना हमें आता है, तो हमारा काम होने वाला है। मैग्नीट्यूड हमारा है 2kq/r²। ठीक है जी। और जब हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जब ये एंगल 30 डिग्री है, this angle is also 30 degrees. Yes. अब नाउ हम इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, सो वी विल राइट दिस कॉम्पोनेंट एज दिस इज r, पर हमें यूनिट वेक्टर लिखना है ना, तो अभी सोच लेते हैं ये 1 है, ये आपका 30 डिग्री है, सो इट विल कम आउट एज cos 30 i कैप माइनस cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। देखो जी, इसको सोच लो, ये 1 है, ये एंगल है 30। अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ये वाला cos, ये वाला sin, माइनस cos 30 i कैप प्लस sin 30 j कैप। तो अपना जो आंसर आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा kq/r² cos 30 i कैप माइनस √3 i कैप एंड प्लस j कैप, विच इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, वहाँ एक बाहर माइनस साइन प्लेस किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ ये सवाल बढ़िया बेटा, इस सवाल को पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। ऑप्शंस देख के पता चलता है कि क्या काम करना है। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, रेडियस r के, चार्ज q के और मास m के। इनिशियली उनका सेपरेशन 4r था। जब वो एक दूसरे को टच करते हैं, कितनी स्पीड दी जाए कि वो टच कर सके, जब वो एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच की दूरी 2r रहती है। एक तो ये ध्यान रखना है, कई बच्चे सोच लेते हैं टच कर लिया, सेंटर टू सेंटर दूरी नहीं सोचते, वो सोचते हैं उनके बीच की दूरी 0। अब अक्सर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल में ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बहुत स्ट्रांग होती है, बट यहाँ क्वेश्चन में इन्होंने ग्रेविटेशन की बात करी है, ऑप्शंस में भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करी है, विच मीन्स जब हम ऐसे सवालों को एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, हमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों कारणों से, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों कारणों से लिखनी पड़ेगी। तो हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 दे, जस्ट टच ईच अदर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि पोटेंशियल एनर्जी अब ग्रेविटेशनल भी लिखे, वो नेगेटिव होती है, और ये तो kq1 q2/r। यहाँ सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा विदाउट एनी इशू। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक तो ये दूरी 2r है, यहाँ वाली सिली मिस्टेक नहीं करनी। दूसरा ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म भी लिखना है। दिस वॉज गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे रखा गया, वर्क डन इन मूविंग अनदर चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वर्क डन बाय एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यस, सो Q डेल्टा V, ये एकदम एस्टैब्लिश बात है, इसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है। पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। अब पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल कैसे लिखोगे, kq/r। सो दिस Q एट द सेंटर लिया और RB, और यहाँ पे RA ले लिया। इनका डिस्टेंस हमें सेंटर से हम निकालेंगे ओरिजिन से, एंड देन सॉल्व आंसर। कोई कैलकुलेशन एरर हो गई तो फिर आपके देखिए ऑप्शंस क्लोज हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को बस थोड़ा सा आपको ध्यान से करना था। कहा जा रहा है जो फॉर्मूला है ना उसको ट्विस्ट करना है। सवाल पढ़ते हैं, दो मेटल स्फीयर्स है तो सारा चार्ज सरफेस पे ही होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सिग्मा पहले बराबर है, फिर उनको टच किया। टच करोगे तो जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं होता तब तक चार्ज बढ़ता है,
और अब चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गई। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 का रेशो बताना है। देखो फिर से अगर रेशो गलत लिया आपने तो आपके पास ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं मिलते जुलते। अब क्योंकि चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात हो रही है, आर मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूले को चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में ले आए। जब टच कर देंगे, मान लेते हैं अलग अलग हो गए सरफेस डेंसिटी, हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत लंबा तरीका हम नहीं करते भाई, हम आसान तरीका करते हैं, हम इंजीनियर्स हैं, टू बी इंजीनियर्स हैं। यस, तो मान लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गई। सिग्मा 1 R1 और सिग्मा 2 R2 तो बराबर होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल बराबर हो गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 R2 बाय R1 होगा, 3R बाय R होगा और अपना सही आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी जैसा काम नहीं करना है। अब कहा जा रहा है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0। तो सही बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है अगर, तो अंदर v कांस्टेंट है, कहीं से भी कहीं ले जाओ वर्क डन 0 होगा। ये बात सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 कांस्टेंट होता है और सरफेस वाला ही होता है, तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ आपको दिया गया है एक अजीब से शेप का कंडक्टर, मेटालिक डिस्क, इरेगुलर मेटालिक डिस्क, और अलग अलग पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी दी हुई है। ये कॉन्सेप्ट भी कई बच्चे ये कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी में पढ़ते हुए मिस कर देते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। जहाँ शार्प होता है ना कर्व, वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, वहाँ चार्ज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, सिग्मा वहाँ ज़्यादा होता है। और जहाँ फ्लैट कर्व होता है वहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है, वहाँ चार्ज दूर दूर फैलता है, तो वहाँ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो देखो जो रेडियस है 2 4 पे बराबर है, 3 पे उससे कम है, सबसे कम 1 पे है, 1 शार्पेस्ट है, तो सिग्मा का ऑर्डर हो जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 3 और ये सिग्मा 2 सिग्मा 4। तो अपन को क्या सही दिखाई दे रहा है? एक तो वो सी सही दिखाई दे रहा है, ए भी सही दिखाई दे रहा है, सिग्मा बी सही है क्या? बी देखिए, ए सी के साथ बी भी देखना। सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 3 इज ग्रेटर देन सिग्मा 4, बी भी सही है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जय मैन चालाक हो रहा है, पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लिया है। अब यहाँ पर इन्फिनाइट लॉन्ग वायर को क्यूब गॉसियन क्यूब के थ्रू पास कराए थ्रू एनी टू कॉर्नर्स दैट आर मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या है? सबसे दूर कौन से 2 कॉर्नर होते हैं? बॉडी डायगोनल वाले 2 कॉर्नर होते हैं, तो कितना फ्लक्स होगा? चार्ज इनक्लोज मैक्सिमम बॉडी डायगोनल के थ्रू जाने में होगा, और वो जो लेंथ एनक्लोज्ड है बॉडी डायगोनल की वो √3a होती है, ये अपन को पता है। तो चार्ज कैसे आएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू डालेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज 2.16 पाई। अब यहाँ पर डाइपोल है, जिसका डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें चार्ज बताया गया है, उनके बीच का सेपरेशन बताया गया है, ऑर्डर का ध्यान रखना है। एक्सिस इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स इज अप्लाइड। तो अब देखो फील्ड निकालने की भी बात आपको बताई गई है और बोला गया कि आप इसको रोटेट करें तो ये वापस जाना चाहता है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने रोटेट किया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट किया है मतलब ई और
पी पहले एक साथ थे, अब उनके बीच एंगल हो गया 30 डिग्री। तो आपको टॉर्क बतानी है, पी ई साइन थीटा, थीटा 30 बताया है, पी के लिए सारी वैल्यू बता दी, ई के लिए डेल्टा वी बाई डेल्टा आर से हम निकालेंगे। सारी ऑप्शंस में सब कुछ सही सही लिखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगेन हियर यू कैन सी द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, तो सिली मिस्टेक की जगह हमें अपने लिए नहीं रखनी है बच्चों। नाउ आउटर बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट मेटल की बनी होती है, तो बिल्कुल सही बात है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से जो भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक भी आती है तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, अंदर पैसेंजर्स सेफ रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी एनक्लोज बाय अ कंडक्टर जीरो रहेगा अगर अंदर चार्ज नहीं है तो। अब ये दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब देखो यूजुअली ना ए में होता है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या इनने ए में नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो ये गलतियां नहीं करनी यार, ध्यान से करो, है ना। टेम्परामेंट अपना एकदम काम कंपोस्ट अपन ने पढ़ा है, अपन को आता है, क्या दिक्कत है। नाउ माय डियर्स, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो डायमेंशन इसका पूछा गया है। अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, तो इसका डायमेंशन जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट वाला ही होने वाला है। सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, चार्ज q है, और एक हॉरिजॉन्टल फील्ड लगाया, टेंशन बदल गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन का फाइनल टेंशन बताना है। देखो जब E नहीं था तब टेंशन mg के बराबर होगा। अब जब E है, when E is not zero, तो अगर फील्ड आपने ऐसे ऑन किया है उसके अलोंग ही वो ड्रिफ्ट हो जाएगा। अब इधर लग रहा है QE, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा होगा टेंशन। इनके इक्वल एंड ऑपोजिट जो mg और QE का रिजल्टेंट है उसके इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहा होगा टेंशन। यस, सो दैट वुड बी अंडर रूट m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर q स्क्वायर e स्क्वायर। यस, इक्विलिब्रियम पोजीशन में पूछा है उन्होंने, यहाँ में नेट फोर्स निकाल के बस टेंशन उसके बराबर कर देना है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया AX I कैप प्लस BY J कैप, और फिर कहा गया पोटेंशियल 10,20 पे 500 है, तो ओरिजिन पे कितना है। अगेन डेल्टा V नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E डॉट dr हमने किया, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल ओरिजिन का हमें निकालना है, इनिशियल लिमिट ओरिजिन की डाल दी, और फाइनल हमें 10,20 का ओरिजिन दिया, 10,20 का 500 दिया हुआ है। इज दैट फाइन। इसके आगे बस फॉर्मूला सही निकालना है, लिमिट सही डालनी है, फिर कैलकुलेशन। AX का इंटीग्रेशन AX स्क्वायर बाई 2, dy का इंटीग्रेशन by स्क्वायर बाई 2, यहाँ x की लिमिट डाली, इनिशियल ओरिजिन है, और यहाँ y की लिमिट डाली। सो ये 1500 और 500 आपको 2000 मिल जाएगा। बस सिली मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो आपका गड़बड़ घोटाला है, अदरवाइज थिंग्स आर इजी एंड डुएबल। Now here point charge is located at a distance 2 centimeter from one end of a thin wire, और आपको फोर्स बिटवीन Q एंड वायर बताना है। अब जो कूलम्स लॉ है अपना वो तो पॉइंट चार्जेस के लिए, तो थिन वायर को हम पॉइंट चार्जेस में ब्रेक कर लेंगे। छोटी सी फोर्स एक एलिमेंट पे लेंगे KQ DQ बाय एक्स स्क्वायर, और फिर लिमिट आपको डालनी है। जो वायर का फर्स्ट एंड है वो 2 सेंटीमीटर दूर है, फार्दर एंड 12 सेंटीमीटर दूर है। सो लिमिट हम डालेंगे फ्रॉम 2 to 12, इफ यू सॉल्व यू विल गेट इट एज 90। सो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी है, बट मैनी क्वेश्चंस आर ऑल्सो चेकिंग द टेम्परामेंट। सो वील प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, हमें बहुत सारे सवाल करने ताकि हमारा टेम्परामेंट कॉन्सेप्ट्स दोनों हमारा साथ दे।
ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।